नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज। 7 चरण में वोटिंग के बाद कल 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम सामने आ गया। लेकिन इस बार देखा गया 2014-2019 में जो बीजेपी या कह लीजिए एनडीए अलायंस की पीक थी वो देखने को नहीं मिली। यहाँ तो इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत के लिए भी तरसती हुई नजर आई। बहुमत से करीब 30 सीटें पीछे भारतीय जनता पार्टी नजर यहां पर आ रही है। 30 से 32 सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत से पिछड़ती हुई अभी नजर आ रही है। आपको यहां पर सीट काउंटिंग बताएं तो यहां पर आपको बता दें कि 240 सीटें यहां पर बीजेपी अकेले लेके आई है। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 99 सीटें वो जीती है यहाँ पर, जिसमें 47 सीटें पिछले चुनाव से ज्यादा उन्होंने यहाँ पर गेन की हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें जीती हैं और इन्होंने 7 सीटें 2019 के मुकाबले ज्यादा जीती हैं। यहाँ पे डीएमके की बात करें तो 22 सीटें जीती हैं, जो कि पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा हैं। जेडीयू ने 12, आरजेडी ने 4 और यहाँ पर अन्य पार्टियों ने किसी ने 3 किसी ने 2, यानी यहाँ देखा जाए तो पूरी 513 सीटों पर जो परिणाम था वो निकलकर सामने आ गया है, जिसमें एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन पेच यहाँ पर बीजेपी का ये फंसता हुआ नजर आ रहा है कि क्या जो उनके साथी हैं गठबंधन के, क्या वो यहाँ पर पाला बदल लेंगे? क्योंकि जब इन चुनावों की घोषणा हुई, इन चुनावी आंकड़ों की घोषणा हुई, तो उसके बाद लगातार सब अलर्ट हो गए। शरद पवार अलर्ट हो गए, गृह मंत्री अमित शाह अलर्ट हो गए, राजनाथ सिंह अलर्ट हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा अलर्ट हो गए और लगातार अपने गठबंधन के लोगों को मनाने लगे, उनसे लगातार फोन पे बात करने लगे, जिसमें सबसे बड़ा मोहरा बने नीतीश कुमार। और आज नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और उसमें एक बड़े अचंभे की बात ये देखी जा रही है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट और साथ अगल बगल या कह लीजिए या फिर एक दूसरे की आगे पीछे वाली सीट पर बैठकर दोनों दिल्ली आ रहे हैं। यानी दिल्ली में बड़ा खेला आज होने का पूरा आसार नजर आ रहा है। और यहाँ पर नजरें चंद्रबाबू नायडू पर भी रहेंगी, क्योंकि ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी पाला बदल सकते हैं, अपनी कभी भी टीम बदल सकते हैं। नीतीश कुमार लगातार नेता नगरी में हेरा फेरी करने के उनके ऊपर आरोप लगते हैं और कई बार वो हेरा फेरी करते हुए दिखाई भी दे हैं। कभी एनडीए, कभी यूपीए, कभी आरजेडी, तो कभी न जाने कौन सी पार्टी में। नीतीश कुमार को जब जहां मौका मिला उन्होंने अपनी पार्टी बदली और अपने पार्टी के फायदे के लिए गठबंधन भी उन्होंने बदले हैं। और लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से इसका परिणाम ये रहा है कि हमेशा उनकी पार्टी बहुमत ले जाती है, उनकी पार्टी आगे निकल कर आ जाती है और बीच में वो लोग फंस जाते हैं जिनको सरकार बनाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए होती है। यानी यहाँ पर अब बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी बहुमत से दूर है और अभी टीडीपी और नीतीश कुमार भी दूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अपना समर्थन पत्र लेकर नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन इस फ्लाइट में कुछ ऐसी चर्चा भी हो सकती है जहां तेजस्वी नीतीश साथ में है। क्या पता चाचा फिर दोबारा अपने भतीजे की बात मानकर दिल्ली में ही अपना समर्थन पत्र जो है इंडिया अलायंस को दे दें। यानी दूसरी तरफ राहुल गांधी भी उनका इंतजार कर रहे हैं। एक तो बीजेपी बहुमत से दूर और कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के साथियों से दूर, यानी 14 वाली स्थिति 19 वाली स्थिति के बिल्कुल विपरीत 24 वाली स्थिति में बीजेपी आ चुकी है, जहां पर ना तो बहुमत है और ना ही समर्थन के आसार नजर आ रहे हैं। इसी चीज पर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ आज हमारे साथी आंसू मौजूद हैं। सबसे पहले ये सवाल रहेगा कि क्या नीतीश और नायडू क्या खेल कर सकते हैं? जैसे पहले उन्होंने एनडीए को छोड़ा, लगातार नीतीश तो कभी एनडीए, कभी यूपीए, कभी इंडिया अलायंस, तो क्या फिर दोबारा हम दे सकते हैं ये चीजें बनती नजर आएंगी और बीजेपी जो मेजोरिटी नहीं पा पाई अपने दम पर, उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी, 2024 के जो आंकड़े सामने आए उसमें बीजेपी ने जो 400 पार का नारा दिया था, 300 पार करना भी मुश्किल हुआ। 240 पे लगे, अगर बहुमत भी मिलता है तो 292 या 93 का लास्ट होगा, 300 पार करना मुश्किल है। और जैसे कि अब उन्होंने 2 सहारे ढूंढे हैं यहाँ पर, नीतीश कुमार और इसी के साथ नायडू, तो देखा जाए तो दोनों की हिस्ट्री आप देखें, दोनों को ही पलटोराम कहते हैं। नीतीश कुमार भी बहुत जल्दी पलटी मारते हैं, एनडीए पहले छोड़े थे, उसके बाद फिर से एक बार एनडीए में आते हैं, क्योंकि कल जब यहाँ पर राहुल गांधी की तरफ से उन्हें उप प्रधानमंत्री बनने की जब सीट ऑफर हुई तो नीतीश कुमार के, जी हाँ, उन्हीं की एक जो बहुत ही करीबी है, उन्होंने कहा कि हमारा स्टैंड पहले जैसा ही है, हम एनडीए के साथ हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल भी इंडिया अलायंस के बारे में सोच नहीं रहे। और अगर आप नायडू की बात करें तो 1996 से वो एनडीए के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद
अगर उनकी भी हिस्ट्री देखें, जिस तरीके से सदन से उठकर चले जाना, गुस्से में कहने कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा दोबारा इस तब तक इस सदन में कदम नहीं रखूंगा और एनडीए छोड़ा, यानी कि उनके जो एक्शन है वो हमेशा से अपने एक्शंस को लेकर ही पॉपुलर रहे हैं। तो ऐसे में ये एनडीए के लिए एक बहुत बड़ा सहारा झटका भी बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके के नीतीश कुमार, पलटू राम उन्हें कहा जाता है, जिस तरीके से चंद यहाँ पर जो है नायडू जी को जो यहाँ पर देख रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हो रहे हैं, दोनों ही दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। तो इनसे ज्यादा उम्मीदें ना ही लगाए एनडीए तो भी है, क्योंकि जो एनडीए को एक बार छोड़ चुके हैं उनका क्या यहाँ पर जो है कि वो दोबारा एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। और इस समय जिस फ्लाइट से नीतीश कुमार आ रहे हैं वहाँ पर उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी है, वो इंडिया अलायंस के लिए आ रहे हैं, जिनकी 6 बजे मीटिंग होनी है। तो हो सकता है कि ये फ्लाइट ही यहाँ पर इंडिया और जो एनडीए है उनका कुछ भविष्य बदल दे। तो इन दोनों पर एनडीए को बहुत बड़ी उम्मीद भी लग रही है, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल बदल सकते हैं। अगर नायडू यहाँ पर बीजेपी को समर्थन देंगे तो बहुत एटलीस्ट 3 से 4 बड़ी मिनिस्ट्री भी मांगेंगे। हो सकता है वो मिनिस्ट्री बीजेपी को देना कहीं ना कहीं भारी पड़ जाए, हो सकता है बीजेपी को ये पसंद ना आए। तो ये जो बहुमत की बात है, ये बहुमत कम लग रही है, क्योंकि दोनों ऐसे खिलाड़ी चुने हैं जो बहुत बड़े पलटू राम है, कोई भी बड़ा खेल कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पर देखी गई है कि एग्जिट पोल जो आए थे उसमें बीजेपी को बढ़त थी। यहाँ पर एनडीए अलायंस कहीं 400 पार था, कहीं 380 पार था, कहीं 390 पार था, लेकिन ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से झूठे साबित हुए। इस पर आप क्या स्टैंड लेते हैं कि क्या ये गोदी एग्जिट पोल थे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा और भी यूट्यूब चैनल्स ने कहा, कई यहाँ पर जो फ्रीलांस पत्रकार हैं उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बिके हुए एग्जिट पोल थे। तो क्या बीजेपी इन चुनावों को कहीं ना कहीं दूसरी ओर घुमाना चाहती थी? क्या उनको परिणाम पता था कि परिणाम जो होने वाला है, इसीलिए क्या मनोबल तोड़ने के लिए यहाँ पर दूसरे गठबंधनों का ऐसा किया गया? जी, जब एग्जिट पोल बनाते हैं, जब डाटा करते हैं, तो सीट के अलावा देखा जाता है कौन कौन सी जातियां हैं, उनको भी फिर आगे डिवाइड किया जाता है। एक पूरी पॉपुलेशन काउंट होती है, तो उस हिसाब से देखा गया था कि भाई राम मंदिर लेकर आए हैं, तो जितना हिंदू वोट बैंक था उससे बीजेपी के एनडीए के हिस्से डालकर उस हिसाब से एग्जिट पोल बना था। लेकिन कहीं ना कहीं अब कल से खबरें ये आ रही है कि यूपी ने सबसे बड़ा जो है खंजर घोंपा है एनडीए और बीजेपी के ऊपर, क्योंकि यूपी से ही सबसे बड़ी जो बड़ी सीटें थी वहां पर उन्हें हार मिली है। तो एग्जिट पोल को आप गोदी मीडिया पोल भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो वही देखा ना कि हिंदू को मंदिर चाहिए था, मंदिर मिला, तो ये सारा हिंदू वोट बैंक हम उठा के एनडीए में डालते हैं। लेकिन हिंदू वोट बैंक नहीं पहुंचा, और ये रिपोर्ट्स पहले से लगातार आ रही थी कि जहां से बीजेपी को ज्यादा उम्मीद थी वहां सिर्फ और सिर्फ 40% वोटिंग हुई है, यानी कि 60% बीजेपी पहले ही हार चुकी थी। तो ये जितने भी एग्जिट पोल थे ये सिर्फ एक छलावा था, ये कहीं ना कहीं बेकाऊ एग्जिट पोल थे, क्योंकि जब हकीकत, जब आंकड़े सामने आई तो उसमें जनता ने बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं किया था। तो ये एग्जिट पोल कहीं ना कहीं नाकाम ही रहे। आपने मंदिर की बात करी, राम मंदिर का उद्घाटन यहाँ पर अयोध्या में हुआ, अयोध्या फैजाबाद के अंदर आती है, लेकिन फैजाबाद में ही बीजेपी यहाँ पर हार गई, यानी वो फैजाबाद वाला जो लोकसभा था वहाँ पे वो हार गई, वहाँ पे सपा के नेता जीते हैं। तो क्या लगता है कि अब ये मंदिर वाली राजनीति क्या बीजेपी को खत्म करनी पड़ेगी, या फिर इसका असर अब लोगों तक नहीं हो रहा है? देखिए, 2019 से 20 और 22 की बात करें तो ये जो धर्म को लेकर जो राजनीति हुई, जो रणनीतियां हुई, उससे बीजेपी को फायदा मिल रहा था। तो बीजेपी को लगा कि यही ट्रैक हमारा सीधा है, हम इसी पे चलते हैं, बस धर्म की मुद्दे उठाएंगे। लेकिन जनता को जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने मुद्दे समझाया, जरूरतें समझाई, तो जनता की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। सबने कहा कि मोदी के आने से हिंदू जाग गया, लेकिन शायद ज्यादा ही जाग गया, क्योंकि पता चला कि मोदी ही हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है। तो जिस तरीके से गुंडागर्दी और बहुत कुछ यूपी में बहुत अवैध काम होते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो सपोर्टर्स है उनकी सपोर्ट से वो काम आते हैं। तो धीरे धीरे ये चीजें इंडिया अलायंस ने समझाई, और इंडिया अलायंस ने इस बार बहुत अच्छा खेला है कि इस तरीके से जनता को जागरूक किया है कि जहाँ से अयोध्या से जहाँ मंदिर बनवाया, सब कुछ करा, बीजेपी वहां से हारी। ये बहुत बड़ी जो कहते हैं एक शर्मनाक हार थी बीजेपी के लिए। तो जो धर्म की जो राजनीति बीजेपी ने अपनाई थी, इस बार शायद उसने भी उसका धर्म छोड़ा है। बिल्कुल, यहाँ पर धर्म की राजनीति बीजेपी ने अपनाई, लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी का ही कोई देखा जाए तो सर पैर नहीं बचा। बहुमत भी इस बार जुटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो गई। लेकिन इस बहुमत की रेस में यहाँ संसद तक पहुंचने के लिए, फिर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की इस रेस में कहीं ना कहीं नीतीश और यहाँ पर नायडू उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। आखिर पता तो जब चलेगा जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तो क्या खेल बिगड़ेगा और क्या खेल बनेगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या गृह मंत्री अमित शाह फिर दोबारा गृह मंत्री बनेंगे, या फिर नीतीश कुमार इस बार एक बड़ा खेला खेलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लगातार वो पीएम पद के लिए अपने आप को आगे रखते हैं, लगातार वो कहते हैं कि मैं अब पीएम बनना चाहता हूं। उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि अवश्य
उनको यहाँ पीएम बनना चाहिए। लेकिन क्या ये जो अफसर अब आ रहा है, क्या उस अफसर को बुना पाएंगे, क्या बड़ा खेल हो पाएगा, ये अभी तक क्वेश्चन मार्क इस पर बहुत बड़ा बना हुआ है। और जब दिल्ली की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, जब मोदी नीतीश की मुलाकात हो जाएगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और एनडीए से प्रधानमंत्री बनेगा या फिर इंडिया अलायंस यहाँ पर सत्ता की चाबी नीतीश के सहारे ले जाएगी। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।